गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम डिटर्मिनेशन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का सेरेल्स मेथड से। सेरेल ने एक्चुअली क्या किया, इस तरह का एक डिवाइस बनाया और इस पर एक्सपेरिमेंट करके फार्मूला डिराइव करा थर्मल कंडक्टिविटी किसी रॉड की फाइंड करने के लिए। है क्या, इसमें एक रॉड हमारे पास होती है ए बी, इसका कुछ पार्ट हम कॉपर ट्यूब से लपेट देते हैं। ये वो पार्ट दिखाया गया है जो कॉपर ट्यूब से लपेटा गया है, और हमने अलग एक पार्ट पर यानी एक सिरे पर हमने स्टीम फ्लो कराया, यानी स्टीम का चैम्बर बना लिया, इसमें स्टीम फ्लो करा रहे हैं। तो ये हिस्सा रॉड का हीट होगा यानी हॉट हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्टीम जाएगी कॉटन में, ये जो कॉटन का यानी वूलन का कॉटन हमने लगा दिया है। इससे क्या होगा, ये वूलन का कॉटन होगा, इससे स्टीम फ्लो होकर के वाटर को गर्म करेगी, यानी अब यहाँ से वाटर आपका गर्म हीट हॉट वाटर मिलेगा आपको। यही हॉट वाटर की वजह से स्टीम इसमें फ्लो होगी, और यहाँ से जो वाटर मिलेगा उसका वाटर यानी उस वाटर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहेगा। तो अब पहले हम स्टीम की बात करते हैं। इधर वाटर की बात होगी, इधर स्टीम की बात होगी। सी से डी तक का पोर्शन मान लेते हैं एल लेंथ में है दोनों थर्मामीटर के बीच। टेम्परेचर θ1 से θ2 डाउन हो रहा है, मीन्स θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लें। सी से डी तक फ्लो होने में हीट जो क्यू हीट फ्लो होगी मान लेते हैं टी सेकेंड लग रहा है। तो फार्मूला आता है हीट फ्लो का के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन एल, ये यू नो वेरी वेल। अब हम आगे वाटर की बात करते हैं। इधर से यहाँ हमारे पास दो थर्मामीटर है। हॉट वाटर जो है उसका टेम्परेचर θ4 है, और जहाँ थोड़ा सा यानी कोल्ड वाटर जो है उसका टेम्परेचर θ3 है। दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास आएगा θ4 माइनस θ3। मान लेते हैं टी सेकेंड में वाटर का m मास फ्लो हो रहा है और स्पेसिफिक कैपेसिटी c है, तो q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये हम जानते हैं। इसके लिए दोनों ही हीट फ्लो है यानी फ्लो ऑफ हीट है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों को इक्वेट करते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड के θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन एल इज इक्वल टू एम सी θ4 माइनस θ3। यहाँ के को सेपरेट करते हैं, बाकी को ट्रांसपोज करते हैं, तो एक फार्मूला हमें मिलता है। यही फार्मूला आपका सेरेल्स मेथड से यानी सेरेल मेथड है, जिसके थ्रू हम थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब न्यू टॉपिक देखते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी इन रेडिएशन। सपोज दैट कि हमारे पास एक बॉडी है, इस पर हम क्यू हीट फॉल करा रहे हैं, क्यू हीट दे रहे हैं। जब क्यू हीट देते हैं तो इसका कुछ पार्ट सपोज दैट Q1 वो रिफ्लेक्ट हो जाता है इस बॉडी से, और कुछ पार्ट Q का ही सपोज दैट Q2 वो बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो बचा हुआ पार्ट होगा सपोज दैट Q3 वो ये बॉडी ट्रांसमिट कर देगा अदर सरफेस पे, है ना, ट्रांसमिट करने लगेगा। यानी Q1 आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है एनर्जी, Q2 एब्जॉर्ब हो रहा है, और Q3 ट्रांसमिट हो रहा है। तो तीनों को ऐड करें तो जो हमने हीट फॉल कराई है उसके इक्वल होना चाहिए। Q को अगर हम Q से डिवाइड कर देते हैं सभी टर्म्स को तो ये 1 आ जाता है। जब हम रिफ्लेक्ट जो हमारा हीट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको जो हीट हमने फॉल कराया है डिवाइड कर देते हैं तो उसको रिफ्लेक्टेंस कहते हैं, R से डिनोट करते हैं। जो एब्जॉर्ब हो रहा है हीट उसको Q से डिवाइड कर देते हैं। Q क्या है, जो हीट हमने फॉल किया है यानी दिया है बॉडी को, उससे डिवाइड करते हैं तो एब्जॉर्प्टिव पावर आ जाता है। और जो ट्रांसमिट हो रहा है हीट उसको Q से डिवाइड करते हैं तो ट्रांसमिटेंस आ जाता है। रिफ्लेक्टेंस को R से, एब्जॉर्प्टिव पावर को A से, और ट्रांसमिटेंस को T से डिनोट करते हैं। मीन्स यहाँ से अगर देखें तो R प्लस A प्लस T कितना हो जाना चाहिए, 1। अब अगर बॉडी आपका गुड रिफ्लेक्टर है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, अगर रिफ्लेक्टर अच्छा है तो ट्रांसमिट नहीं करेगा, यानी ट्रांसमिटेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो R प्लस A इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्प्टिव पावर का सम 1 हो जाएगा। अगर यही बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो फिर एब्जॉर्प्टिव पावर ही केवल बचेगा, बाकी ना तो रिफ्लेक्ट होगा ना ट्रांसमिट होगा, यानी R और T दोनों ही 0 के इक्वल हो जाएंगे। तब यहाँ R और T 0 हो गए तो A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये पर्टिकुलर अगर हम वेवलेंथ लेते हैं तो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ब्लैक बॉडी का ये एब्जॉर्प्टिव पावर आपका कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है। इमिसिव पावर की अगर हम बात करते हैं तो जो बॉडी हम ले रहे हैं और जो हीट हम इसको दे रहे हैं, अगर बॉडी का टेम्परेचर इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो ये बॉडी क्या करेगा, हीट रेडिएट करता रहेगा, हीट एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करता रहेगा।
तो ये जो रेडिएंट एनर्जी इससे होती, जो हीट इसकी क्या होती है, रेडिएट होती है। यानी ये जो डिफरेंस आता है आपका सराउंडिंग के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर से, इसकी वजह से जो हीट रेडिएट होती है यानी इमिट होती है, कंटिन्यूसली जो इमिट होती है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एमिसिव पावर कहते हैं। एमिसिव पावर, when the temperature of the body higher than of its surrounding, then due to this temperature difference radiant energy is continuously emitted from the surface of the body। कहने का मतलब जो बॉडी हमारे पास है उसका टेम्परेचर जब सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, यानी जो डिफरेंस हो गया दोनों में, तो इस डिफरेंस की वजह से एनर्जी क्या होती है, रेडिएट होती रहती है, इस है ना, इमिट होती रहती है। ये बॉडी क्या होगा, बॉडी का सरफेस एनर्जी इमिट करता रहेगा। तो ये जो टोटल अमाउंट होगा आपका रेडिएंट एनर्जी का, जो ये इमिट करेगा बॉडी, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पर सेकेंड इज कॉल्ड एमिसिव पावर। यानी इसके पर यूनिट सरफेस एरिया से पर सेकेंड जितनी एनर्जी रेडिएट होगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सराउंडिंग से, वही इसका एमिसिव पावर होगा, जिसको ई से डिनोट करेंगे। पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ई लैम्डा लिखते हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ई लैम्डा लिखते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू लैम्डा माइनस 1/2 से लैम्डा प्लस 1/2 के बीच अगर है तो उसको स्पेक्ट्रियल एमिसिव पावर बोलेंगे। डायमेंस, इसका यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड एंगस्ट्रॉम, यानी जूल मीटर पावर -2 सेकेंड पावर -1 एंगस्ट्रॉम पावर -1। स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ में क्या है, अभी हमने बात की थी कि अगर कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से, उसके चारों ओर का जो टेम्परेचर रहेगा एटमॉस्फेयर का, तो बॉडी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो डिफरेंस हो जाता है टेम्परेचर में। इस डिफरेंस की वजह से बॉडी क्या होती है, एनर्जी रेडिएट करती है। तो अब जो एनर्जी रेडिएट होगी पर सेकेंड बॉडी के पर यूनिट सरफेस एरिया से, ठीक है, ब्लैक बॉडी की बात की जाए तो ब्लैक बॉडी से जो एनर्जी रेडिएट होगी पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया, बॉडी के पर यूनिट सरफेस एरिया से, ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उसके फोर्थ पावर के। अगर मान लीजिए क्यू हीट है, पर सेकेंड रेडिएट हो रहा है पर यूनिट सरफेस एरिया बॉडी से, ब्लैक बॉडी के, तो वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फोर्थ पावर से। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट बढ़ता है, जिसको स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 5.674 × 10⁻⁸ वाट मीटर पावर -2 केल्विन पावर -4। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, बोल्ट्जमैन ने इसमें कुछ डिफेक्ट फाइंड आउट किया और फिर उसको करेक्ट किया। तो क्या किया, इट विल इमिटेड हीट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। मान लीजिए कि इनिशियल वैल्यू जो इमिट हीट एनर्जी है, यानी इमिटेड हीट एनर्जी कितनी है, सिग्मा T⁴, और जो एब्जॉर्ब ये कर रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया के थ्रू, वो सिग्मा T⁴ है। तो इनका जो डिफरेंस आता है, यानी जो इमिट हो रहा है, जो एब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है, नेट हीट एनर्जी आपका इमिटेड अगर निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी नेट हीट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ई। सपोज दैट कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसके सराउंडिंग के टेम्परेचर से। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से तो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बॉडी क्या करेगी, हीट एनर्जी रेडिएट करेगी, हीट एनर्जी रेडिएट करेगी। तो जो ये हीट एनर्जी इमिट करेगी यानी रेडिएट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट सरफेस एरिया से, वो प्रोपोर्शनल होगा जो बॉडी का टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसके फोर्थ पावर के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट बढ़ जाता है, इसको स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। वैल्यू स्टीफन कांस्टेंट की 5.674 × 10⁻⁸ वाट मीटर पावर -2 केल्विन पावर -4। ये स्टीफन्स लॉ है। बोल्ट्जमैन ने क्या फाइंड आउट किया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए यही चीज़ बताई। उन्होंने बताया परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए कि ये जो हीट एनर्जी परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है, वो सिग्मा T⁴ है। और जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा हीट एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से, वो सिग्मा T⁴ अगर है, तो टोटल हीट एनर्जी जो इमिट होगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ब्लैक बॉडी से, वो हो जाएगा सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आता है, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी जो इमिट होगा माइनस जो एब्जॉर्ब होगी हीट एनर्जी, दोनों के बीच का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये ब्लैक बॉडी का और ये सराउंडिंग का है, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी क्या करेगा, ब्लैक बॉडी ये इमिट करेगा एनर्जी और सराउंडिंग क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वीन्स लॉ,
फॉर अ गिवन टेम्परेचर, विंस ने बताया कि गिवन टेम्परेचर के लिए जो रेडिएंट एनर्जी होगी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी वो मैक्सिमम होगी किसी पर्टिकुलर दिए गए वेवलेंथ के लिए। यानी एक गिवन टेम्परेचर पर रेडिएंट एनर्जी जो ब्लैक बॉडी के थ्रू रेडिएट हुई होगी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर ये रेडिएंट एनर्जी ई लैम्डा से पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए डिनोट करें, किसे डिनोट करें, ई लैम्डा से, तो ये मैक्सिमम होती है ब्लैक बॉडी के लिए। मान लीजिए टेम्परेचर टी है तो ई लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी आता है, बी जहाँ एक कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट बराबर होगा 2.9 इंटू 10⁻³ के। ठीक है, लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन ने इसी का यूज़ किया। सपोज दैट एक हॉट बॉडी है जो सराउंडिंग में रखी हुई है, कोई एक हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर इससे कम है, तो इससे क्या होगा, हीट एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी, बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो इसका हीट क्या होगा, लॉस होगा। हीट क्या होगा, बॉडी का लॉस होगा। तो न्यूटन ने बताया कि व्हेन अ हॉट बॉडी इज कूल्ड इन एयर, हीट लॉस होगी तो ये कूल होगा। जब एयर में ये कूल हो रहा हो तो द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से जो हीट क्या होगा, लॉस हो रहा होगा, इसलिए नेगेटिव लगाया गया है। ये बता रहा है कि लॉस हो रहा है, इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो जो बॉडी का टेम्परेचर मान लो जैसे 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, यानी बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट के बढ़ जाता है। ठीक है, के बढ़ जाता है, यानी -dq/dt इज इक्वल टू के। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, किसके बीच का, बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा टी आता है। लेकिन वी नो दैट कि डी क्यू इज इक्वल टू, ये कब तक होता रहेगा, ट्रांसफ़र होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम में दोनों की हीट बराबर ना हो जाए। ठीक है, कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ा था कि डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यानी डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी होता है। तो यही डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, डी टी को, ये कैपिटल टी वाला जो टेम्परेचर है इसको डी टी के साथ में लेके चले आए हैं, बाकी सबको एक तरफ। के अपॉन एम एस आपका कांस्टेंट हो जाएगा, डी टी है, डी टी अपॉन टी माइनस टी ये एक फंक्शन हो गया, तो 1 अपॉन टी माइनस टी नॉट, और यहाँ पूरे को हमने एक कांस्टेंट मान लिया है, पूरे को हमने क्या माना, कांस्टेंट। और अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन हमें ये मिला हुआ है, तो 1 अपॉन एक्स टाइप में फंक्शन है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। तो लॉग, और यहाँ पर फंक्शन की जगह क्या है, टी माइनस टी नॉट, तो टी माइनस टी नॉट लिख दिया हमने। माइनस के बाहर डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया, एक कांस्टेंट हमने जी बढ़ा दिया। अब मान लेते हैं इनिशियल में जब टाइम टी इक्वल टू 0 है इनिशियल पोजीशन पे, तब टेम्परेचर आपका टी डैश है, टेम्परेचर बॉडी का क्या है, टी डैश है। तब वैल्यू अगर हम पुट करें तो टी की जगह टी डैश हो गया, टी नॉट है ही, इक्वल टू टी हमने 0 माना, तो ये पूरा गायब हो गया सिस्टम, सी बचा, तो सी की वैल्यू आ गई। यही सी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। लॉग वाले टर्म को इकट्ठा किया, माइनस में लॉग आया है, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला लगाते हैं, लॉग एम बाई एन आ जाता है, माइनस के टी लिखा है। बेस यहाँ ई है, यू नो दैट इन क्लास 9th में आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट। बेस ये पावर होता है, ये वैल्यू होती है, तो बेस हमने लिखा, ये पावर में लिखा, और ये वैल्यू हो गई, यानी टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी नॉट ई पावर माइनस के टी। टी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, टी डैश बॉडी का टेम्परेचर है इनिशियल पर जब टाइम 0 है, माइनस टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ई पावर माइनस के टी हो गया, जहाँ के आपका कांस्टेंट है, माइनस शो कर रहा है कि हीट लॉस हो रहा है बॉडी से। ठीक है, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ये एक्सपोनेंट फंक्शन आ गया। तो ये आपका शो कर रहा है इक्वेशन कि जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो एक्सपोनेंशियली आपका टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। इस तरह से कर्व बनेगा आपका डिक्रीज करते हुए। ठीक।